नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण आपका स्वागत करता हूँ। जो गाय का गोबर है या पशुओं का जो गोबर है, वो कार्बनिक पदार्थ से निर्मित होता है। उसमें कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट संरचना भी रहती है, प्रोटीन भी रहता है, उसमें वसा अम्ल भी रहता है, उसमें बहुत सारे खनिज तत्व भी रहते हैं। इसके अलावा गोबर में कई तरह के जैव सक्रिय रसायन, हार्मोन्स, एंजाइम और लाखों तरीके के सूक्ष्म जीवाणु भी रहते हैं। इन जीवाणु की संख्या की बात की जाए तो निश्चित रूप से 1 ग्राम गोबर में यदि गोबर स्वस्थ है, उसमें पूरी निरोगता है, उसमें किसी तरह का खराबी नहीं है, तो 1 ग्राम गोबर में करीब-करीब 500 करोड़ के आसपास जीवाणु रहते हैं। और ये जीवाणु गाय के शरीर स्वास्थ्य के लिए तो बहुत उपयोगी ही हैं। गोबर में भी विशिष्टता प्रदान करते हैं, क्योंकि ऐसा गोबर जहाँ मिट्टी में प्रयोग करते हैं, अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, तो वहाँ जाकर भी ये विशेष भूमिका निभाता है, क्योंकि इस गोबर में इतनी संख्या में अनुकूल जीवाणु रहते हैं, वो प्राकृतिक खाद के रूप में हमारे खेतों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए प्राचीन काल में हम किसी तरह के खाद की प्रयोग अपने खेतों में नहीं करते थे, लेकिन फिर भी भरपूर मात्रा में हमारे खेतों में फसलें होती थी। मैं उदाहरण के रूप में देखूं, आप जंगल जाएं या आपने जंगल देखे होंगे। जंगल में किसी तरह के खाद का प्रयोग नहीं होता, किसी तरह की इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं होता। उसमें बीज की क्वालिटी पर भी कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। फिर भी हमारे जंगलों में आज भी ऐसे पेड़ आपको देखने में मिल जाएंगे जिनकी आयु 400, 500, 600 साल या हजारों सालों की हो। आज तक मनुष्य ने कोई ऐसा पेड़ अपने हाथ से कहीं भी नहीं रोपा, कहीं भी नहीं लगाया जिसकी आयु 200 सालों से ज्यादा रही हो। कुछ पौराणिक कथाएं हैं, वही भरोसा है, लेकिन पौराणिक कथाओं की जो शुरुआत हुई थी तो मनुष्य पूरी तरह से प्राकृतिक था। तो उन प्राकृतिक नियमों के पालन करने से ही उनके हाथ से लगे वृक्ष हजारों साल तक जिंदा रह सके। अन्यथा आज की आधुनिकता में यदि हम आधुनिक प्रयोगों के माध्यम से ऐसे प्रयोगों को पौधों को रोपना शुरू करें तो हम ऐसी आशा नहीं कर सकते। आज तो जो सैकड़ों साल पुराने वृक्ष हैं, हमारी गतिविधि के कारण वो अपनी आयु, जो अभी तक स्वस्थ थे, हरे भरे थे, विकसित हो रहे थे, हमारी अनावश्यक गतिविधि से, अनावश्यक हस्तक्षेप से 2-4 साल में सूख जाते हैं, मर जाते हैं या जड़ों से उखड़ जाते हैं। जंगलों में जो प्राकृतिक अवस्था में पेड़ पौधे रहते हैं, वो हर तरह की आंधी को, हर तरह के तूफान को सहजता से झेल लेते हैं, वो जड़ों से उखड़ते नहीं। लेकिन हम आज के समय में देख रहे हैं कि वही पुराने वृक्ष शहरों में जब हमारे विकास के क्षेत्रों में आ जाते हैं तो हल्की तीव्र आंधी में भी उखड़ जाते हैं। कारण क्या है कि हम उसके आसपास अपनी चतुराई से कुछ विशेष संरचना कर देते हैं, या फिर सीमेंट आदि निर्मित कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसे रसायन उनकी जड़ों में डाल देते हैं जिससे कि उनकी जड़ों की जो विकास की क्रिया रुक जाती है, या फिर उनको अधिकतम गहराई से पोषक तत्वों को सोखने की आवश्यकता नहीं रहती। तो पेड़ पौधे अपने जड़ों को विकसित करने की जगह उन्हें सिकुड़ना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी जड़ें 1 आध फीट 2 फीट के आसपास ही रह जाती हैं। अन्यथा जो पुराने दीर्घजीवी पेड़ हैं, उनकी जड़ें तो सैकड़ों मीटर तक फैलती हैं, 10-15 फीट तक गहरी जाती हैं, क्योंकि ताकि वहां से पोषक तत्वों को ग्रहण कर सकें, पानी ग्रहण कर सकें, या जीवाणु की विकास को बनाए रख सकें। पर अब हम वो अपनी गतिविधि से उस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करके इस उनकी जीवन अवधि को घटा देते हैं। तो यदि प्राकृतिक रूप से आप देखेंगे तो किसी खाद की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि खादों की उन पोषक तत्वों की आपूर्ति को सहजता से पेड़ पौधे अपने आप से कर लेते हैं। अपने पेड़ों में, पौधों में पतझड़ का मौसम देखा होगा, तो पतझड़ का अर्थ है कि जो पेड़ पौधों ने जमीन से अपने पोषक के रूप में ग्रहण किया, अपने विकास के लिए जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, लौह या मैग्नीज जो भी पृथ्वी से ग्रहण किया, उसको उन्होंने एक अवस्था में पृथ्वी को वापस कर दिया। दूसरा, भोजन अपना, जो पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से स्वयं निर्मित कर लेते हैं। आपने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को सुना होगा, आपने फोटोसिंथेसिस की क्रिया के विषय में सुना होगा। इस फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान पौधे अपने हरे रंग के कारण
हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। इस क्लोरोफिल में ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए मैग्नीज होती है। तो जब पेड़ पौधे अपने हरे रंग से कार्बन डाइऑक्साइड को सूखते हैं तो वहाँ विशेष अपक्रिया के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के मिलने से सुक्रोज या शुगर या फिर शर्करा का निर्माण होता है। शर्करा के कण आपस में मिलते हैं तो जटिल कार्बोहाइड्रेट का रूप ले लेते हैं, और जब जटिल कार्बोहाइड्रेट को दूसरे तत्वों के साथ संयुक्त होता है, जैसे कि प्रोटीन के अमीनो एसिड के साथ संयुक्त हो जाए, फैट के फैटी अम्ल से फैटी एस्टर आदि से निर्मित संयुक्त हो जाए तो जटिल संरचना बदल जाती है। नाइट्रोजन आदि संरचनाएं प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कैल्शियम की जो कार्बन की आवश्यकता है सेल्स निर्माण में, जो कोशिकाओं का जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका की बाहरी परत होती है, उसके निर्माण में ये कार्बन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ही कार्बन पृथ्वी में जाकर ऑर्गेनिक कार्बन के रूप में बहुत सारे खनिज तत्वों को पकड़कर पेड़ पौधों तक लेके आता है, पेड़ पौधों को जड़ों को उपलब्ध कराता है। पेड़ पौधे उस खनिज तत्वों को सोख कर अपने शरीर के एक एक हिस्से तक पहुंचाते हैं, और वहाँ इस नाइट्रोजन आदि जो पोषक तत्व हैं उनका विशेष उपयोग होता है, और उसी के माध्यम से पेड़ पौधे अपने शारीरिक विकास करते हैं, अपनी इम्यूनिटी बनाए रखते हैं। उसी नाइट्रोजन के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख कर पौधे अपना भोजन निर्मित करते हैं। तो ये सहज सामान्य प्रक्रिया है। तो जंगलों में तो ये प्रक्रिया आज भी चलती है, क्योंकि वहाँ सब कुछ सहजता से उपलब्ध है, इसलिए उनको खाद लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जब आप इस प्राकृतिक क्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर आपको ये जो पोषक तत्व हैं कृत्रिम तरीके से पौधों को उपलब्ध कराने पड़ते हैं, कि वहाँ की मिट्टी में ये पोषक तत्व अल्प मात्रा में चले जाते हैं, या फिर पौधे उनको सहजता से ग्रहण नहीं कर पाते। तो फिर आप अधिक मात्रा में ऐसे पोषक तत्वों को विशेष अपक्रिया से संचित करके उनके आसपास पहुंचाते हैं। यूरिया के खाद के रूप में तो हम यही करते हैं। आप जब फसलें लगाते हैं, साग सब्जियों का रोपण करते हैं या कुछ दूसरे पेड़ पौधे लगाते हैं, तो आप विशेष मात्रा में यूरिया है, डीएपी आदि का छिड़काव करते हैं। तो उससे होता क्या है कि नाइट्रोजन की जो परसेंट नाइट्रोजन की मात्रा है कुछ क्षेत्र में अचानक बढ़ जाती है, और जब आप उसको पानी से सींचते हैं तो पानी के माध्यम से जो यूरिया का नाइट्रोजन है 1 सेंटीमीटर नीचे चला जाता है, लेकिन अधिकांश हिस्सा तो वाष्पीकृत होकर वातावरण में चला जाता है। नाइट्रोजन नाइट्रस गैस के रूप में वायुमंडल के हवा में मिश्रित होता है, और ये नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में करीब करीब 20-22 गुना ज्यादा जहरीला होता है। चलो उसको छोड़ें, लेकिन जो तत्कालिक आपने यूरिया छिड़का, यूरिया से नाइट्रोजन मुक्त हुआ, उस नाइट्रोजन को पेड़ पौधे सहजता से ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए यूरिया छिड़कने के 24 घंटे के बाद 36 घंटे के बाद आप बाकी फसलों को पेड़ पौधों के विकास में विशेष परिवर्तन देखते हैं। यूरिया छिड़कने के 24 घंटे के बाद जो मुरझाए पेड़, कमजोर पेड़, दुर्बल पेड़, पीले पड़े हुए पेड़ अचानक हरे होने लग जाते हैं, उनमें जान आ जाती है, उनकी स्फूर्ति आ जाती है, उनकी विकास की गति बढ़ जाती है, उनकी नई कुपलें फटने लगती हैं, फूटने लगती हैं, उन पर हरापन छाने लगता है, क्योंकि नाइट्रोजन वहां जाकर विशेष क्रिया के माध्यम से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को बढ़ा देता है। लेकिन नाइट्रोजन का यूरिया का ये प्रभाव कुछ समय तक रहता है। 36 घंटे 48 घंटे के बाद उसकी सक्रियता घटने चली जाती है, और 15-20 दिन के बाद तो लगभग यूरिया का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। तो फिर जो पेड़ पौधों की गति है, विकास की जो प्रक्रिया है, वो एक तरह से स्थिर सी हो जाती है, उनका विकास जो है रुक हो जाता है। तो फिर उनको आपको कुछ और करने की आवश्यकता पड़ती है। तो लेकिन जो प्राकृतिक खाद है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसमें जो नाइट्रोजन मुक्त होता है, जो नाइट्रोजन मिट्टी में निर्मित होता है, उसका उसकी प्रभावशीलता यथावत बनी रहती है। तो ऐसी मिट्टी के पेड़ पौधे अब विकसित होते रहते हैं, विकास करते रहते हैं, उन पर समय के अनुसार फल फूल आते हैं, बीज निर्मित होते हैं, वो सारी क्रियाएं सहजता से चलती रहती हैं। लेकिन आर्टिफिशियल तरीके से, कृत्रिम तरीके से क्रिया निर्मित करती हैं,
उनका प्रभाव क्षणिक देखने में आता है। और इसीलिए जब आप यूरिया आदि खाद का प्रयोग करते हैं तो पेड़-पौधे, फसलों का विकास तो बढ़ जाता है, लेकिन जब इनकी अल्पता होती है, इनकी कमी होती है, तो अचानक पेड़-पौधों को प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में कभी-कभी कई तरह के रोग कारक जीवाणु उन पर हमला कर देते हैं, या फिर उनमें किसी पोषक तत्व की कमी आ जाती है। पोषक तत्व की कमी होने से या जीवाणु, विषाणुओं के संक्रमण से वो रोगग्रस्त हो जाते हैं और उससे विकास ही नहीं रुकता, वो स्वयं पेड़-पौधे ही सूखते चले जाते हैं, नष्ट होते चले जाते हैं। तो प्राकृतिक प्रक्रिया का अपना प्रभाव है, लेकिन जो आर्टिफिशियल जो पद्धतियाँ हैं, जो कृत्रिम परिस्थितियाँ हैं, उनका प्रभाव अलग होता है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं का प्राकृतिक प्रभाव यथावत शाश्वत रहते हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है, इसलिए उनके जो परिणाम हैं, हमेशा सकारात्मक रहते हैं।